सरल रेखा में गति इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे एक समान गति तथा परिवर्ती गति या असमान गति। तो एक समान गति और परिवर्ती या असमान गति को जानने से पहले आपको चाल और वेग तथा दूरी विस्थापन को जानना बहुत आवश्यक है। आप यदि चाल और वेग दूरी विस्थापन को नहीं देखे हैं तो आप NCERT सॉल्यूशन योगेंद्र चैनल पे सरल रेखा में गति प्ले स्टोर पर सरल रेखा में गति का भाग 2 और भाग 3 का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस क्लास पर आएँ तो आपको आगे समझ आएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक समान गति की, यूनिफॉर्म मोशन की, है ना। तो नाम से स्पष्ट है कि एक समान गति मतलब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे। ठीक है, समयांतराल यदि समान है तो दूरी भी कैसी होनी चाहिए, समान। मतलब वस्तु एक समान गति, वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर। तो इस 2 मीटर को किसी वस्तु ने 1 सेकेंड में तय की, इस दूरी को 2 मीटर की दूरी को, तथा फिर से दूसरे सेकेंड में 2 मीटर की दूरी को दूसरे सेकेंड में, तथा तीसरे सेकेंड में 2 मीटर की दूरी को किसी वस्तु ने तय की। मतलब हम देखें तो पहले सेकेंड में 2 मीटर, दूसरे सेकेंड मतलब फिर से 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी, तीसरे सेकेंड मतलब पुनः 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी कोई वस्तु तय कर रही है। मतलब समान समयांतराल में वस्तु दूरी समान दूरी तय कर रही है ना। तो जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए एक समान गति में, है ना, क्योंकि यदि डायरेक्शन चेंज हुआ तो आपकी गति बदल जाएगी, फिर आपकी गति एक समान नहीं असमान गति हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो जब वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। ठीक, अब इस स्थिति में यदि वस्तु एक समान गति कर रही है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग तथा चाल को एक समान चाल कहते हैं। वस्तु के वेग को एक समान वेग, यदि एक समान गति कर रही है कोई वस्तु तो उसका वेग कैसा हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, और एक समान चाल हो जाएगी उसकी, चाल यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें एक समान चाल की और एक समान वेग की, तो बिल्कुल वही बात है। एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाल के लिए दूरी का उपयोग करेंगे और वेग के लिए विस्थापन का। तो जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समयांतराल कितना भी कम क्यों ना हो, है ना, समयांतराल कितना भी कम, मतलब एक पलक झपकने वाला समय जो कि बहुत कम होता है ना, आमतौर पे हम कह सकते हैं कि एक पलक झपकने वाले समय पर भी उसका मोशन जो है, उसकी गति जो है, उसकी स्पीड जो है वह क्या होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए, है ना। तो हम उस वस्तु की गति को कहते हैं कि, तो उसकी इस गति को हम एक समान, तो उसकी इस चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। तो जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वस्तु के चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। अब बात करते हैं एक समान वेग की। तो एक समान वेग क्या है, तो जब वस्तु का विस्थापन समान समयांतराल में समान हो, वस्तु समान विस्थापित हो, समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन समान हो, मतलब जैसे वस्तु इस पॉइंट से चल रही है, यहाँ तक आना है वस्तु को, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, फिर इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, फिर इसका डिस्टेंस है 10 मीटर। तो इसका विस्थापन कैसा हो, समान समयांतराल में बिल्कुल समान हो, मतलब पहले फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर, तीसरे सेकेंड में 10 मीटर, चौथे सेकेंड में 10 मीटर, मतलब प्रत्येक सेकेंड में उसका विस्थापन समान होना चाहिए। तो जब समान समयांतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, अब यदि माध्यम समांगी है, ठीक है, माध्यम कैसा है, समांगी है, होमोजीनियस मीडियम यदि आपका है, तो यदि समांगी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं, और समांगी माध्यम में प्रकाश का वेग एक समान वेग होता है और ध्वनि का वेग भी एक समान वेग होता है। ठीक, समांगी माध्यम में प्रकाश एक समान वेग से चलती है और ध्वनि भी एक समान वेग से चलती है यदि माध्यम समांगी है। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, वह माध्यम जिसके सभी ओर उसके विभिन्न गुण एक समान हो, है ना, सभी ओर उसके जितने भी विभिन्न गुण एक समान व्यवहार करें, तो उस माध्यम को हम समांगी माध्यम कहते हैं। तो बात समझ आई एक समान गति की, है ना। तो एक समान गति में
हम देखते हैं कि प्रत्येक सेकंड में चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी या समान विस्थापन तय करती है। यदि बात चाल की आएगी तो समान दूरी तय कर लेती है, यदि बात वेग की आएगी तो समान विस्थापन तय कर लेती है। एक समान समयांतराल में समयांतराल चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो बात समझ आ गई आपको, एक समान गति। ठीक है, एक समान गति में एक ही बात पकड़ के चलनी है हमें कि समयांतराल समान होगा और वस्तु का विस्थापन या वस्तु की दूरी समान होगी समान समयांतराल में। समयांतराल चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि दूरी है तो चाल कह देंगे, है ना, और यदि विस्थापन है तो वेग कह देंगे। बात कंप्लीट हुई। अब आते हैं असमान गति पर। ठीक, असमान गति या परिवर्ती गति। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। असमान गति या परिवर्ती गति, लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मोशन। तो असमान गति क्या है? अब देखिए, अब बात यहीं से शुरू होगी। ठीक है, गति के बारे में यहीं से अपन को डेरिवेशन लगाना है, यहीं से हमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें लगाने होंगे। तो असमान गति, तो जब वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वह इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक, ऐसे पॉइंट हमने बना लिए। तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है, पहले फर्स्ट सेकेंड में वह 15 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे सेकेंड में वह 20 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे सेकेंड में वह 10 मीटर की दूरी तय करती है, चौथे सेकेंड में वह 25 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमने देखा कि प्रति सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड पर, हर एक समय पर वस्तु की दूरियां बदल रही हैं, है ना। मतलब समान समयांतराल में, समयांतराल तो समान है लेकिन वस्तु का विस्थापन बदल रहा है ना। तो समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। वस्तु का विस्थापन अलग अलग है, वस्तु की दूरी अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु असमान गति कर रही है ना। तो जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को असमान गति कहते हैं। इस असमान गति में हम दो चीजें पढ़ते हैं। ठीक, असमान गति में दो चीजें क्या पढ़ेंगे? औसत चाल पढ़ेंगे हम। असमान गति के अंतर्गत पहला पढ़ेंगे क्या? औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और पढ़ेंगे चाल में पढ़ेंगे औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, है ना। और फिर वैसे ही वेग पढ़ेंगे, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। तो असमान गति में हम औसत चाल पढ़ेंगे, तात्क्षणिक चाल पढ़ेंगे, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग हम पढ़ेंगे। तो औसत चाल है क्या? हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु असमान गति को हम सामान्य तौर पर ऐसा समझ सकते हैं, जब कोई वस्तु, जैसे बस क्या होती है? बस स्टॉप से चलना प्रारंभ करती है तो पहले उसका वेग क्या होता है? कम होता है। फिर जैसे जब चलना स्टार्ट कर लेती है तो क्रमशः उसका वेग बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता है तो उसका वेग पुनः कम होता है। फिर यदि रास्ता क्लियर हुआ, रास्ता क्लियर होने पे और प्लेन यदि रास्ता मिल गया तो वस्तु एक समान वेग से चलने लगती है। तो हम देखते हैं कि हर स्थितियों पर उसकी गति जो है अलग अलग है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। जब वस्तु, और औसत चाल कब निकालते हैं? जब वस्तु एक लॉन्ग पीरियड चल चुकी हो, डिस्टेंस वह काफी डिस्टेंस तय कर चुकी हो, उस कंडीशन पे हम औसत चाल निकालते हैं, है ना। औसत चाल निकालने पर हमें पता चल जाता है कि एवरेज जो है, क्योंकि प्रति सेकंड उस गति अलग अलग होगी, तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें ये पता चल जाता है एवरेज से कि वस्तु लगभग प्रति सेकंड कितने मीटर चल रही है। ठीक, अब तात्क्षणिक चाल की बात करें तो तात्क्षणिक चाल क्या है? किसी क्षण विशेष पर, जैसे हम मान लो मोटर बाइक चला रहे हैं तो मोटर बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, आजकल तो अब स्पीडोमीटर बिल्कुल नंबरिंग आने लगे हैं, उसमें नंबर शो होते हैं। तो हम किसी क्षण पर हमने देखा तो उसमें लिखा 66 किलोमीटर पर आवर।
मतलब हम 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो तात्क्षणिक चाल मतलब किसी क्षण विशेष पर उस वस्तु की चाल, एकदम बहुत कम समय, इतना कम समय, तात्क्षणिक मतलब तुरंत, तुरंत वाला समय मतलब आंखों से हमने देखा, बल्कि हमारी झपकी, वो क्षण भी खत्म, मतलब बहुत कम समय के लिए हम चाल निकालते हैं, तात्क्षणिक चाल। तो असमान गति में दो चीजें हम निकालते हैं, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। औसत चाल क्या होता है? एक, जब वस्तु या बॉडी आपका बहुत लंबा डिस्टेंस तय कर चुका हो, वस्तु या बॉडी बहुत लंबी डिस्टेंस तय कर चुकी हो, तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और यदि वस्तु असमान गति कर रही है तो हम किसी क्षण पर देख सकते हैं, जब हम मोड़ में मुड़े तो भाई कितनी की स्पीड से मुड़ रहे हैं, है ना, ऐसा देख सकते हैं। मोड़ पे यदि बहुत खतरनाक मोड़ है तो क्या होता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, हमारी चाल बहुत कम हो जाती है। फिर यदि हमें प्लेन रास्ता मिला तो स्पीड बहुत अधिक हो जाती है, तो हम देखते हैं कि चलो भाई कितना दम है बाइक में, लगा दो जोर, 120, 180 कितने किलोमीटर हम चल सकते हैं। तो ये तात्क्षणिक चाल असमान गति में निकाले जाते हैं, एक समान गति में हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक समान गति का तो परफेक्ट है कि ये प्रति सेकंड इतने मीटर से चल रही है, प्रति सेकंड में उसका विस्थापन इतना मीटर हो रहा है। तो उसमें आप औसत चाल और तात्क्षणिक चाल निकाल कैसे पाएंगे, है ना, उसमें सब वही है। ठीक, तो बात समझ आई। औसत चाल, तो औसत चाल होता क्या है, औसत चाल, अब इसको मिटा दें, अब बात करते हैं थोड़ा औसत चाल के ऊपर, एक समझते जाइए, अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे इसके। तो फर्स्ट, एक असमान गति में पहला है जो वह औसत चाल, है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो औसत चाल हम देखते हैं कि वस्तु अलग अलग विस्थापन तय करती है अलग अलग समयांतराल में, हर समय में उसका विस्थापन या वह अलग अलग दूरी तय करती है। तो औसत चाल को कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर जो होता है वह होता है क्या, तय की गई कुल दूरी या कुल दूरी बटे समयांतराल, कुल दूरी बटे कुल समयांतराल, कुल समयांतराल, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में से टोटल टाइम का भाग करा देते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। बात समझ आई। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है ना, वह ए पॉइंट से चली, पहुंची बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट पर, फिर डी पॉइंट पर, फिर ई पर, फिर एफ पर, है ना। मान लेते हैं पहले सेकंड में वह 2 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 4 मीटर चली, तीसरे सेकंड में 6 मीटर चली, चौथे सेकंड में पुनः आ गई 4 मीटर हो गई, है ना उसकी चाल। 5वें सेकंड में उसकी चाल हो गई कितनी, 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी उसने तय की, है ना। तो यहाँ पे अब औसत निकालेंगे, क्योंकि पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 4, 5वें में 6, है ना। तो हम देख रहे हैं कि प्रति सेकंड उसकी चाल बदल रही है, उसकी तय की गई दूरी उसकी बदल रही है। समयांतराल बदलने पर, समयांतराल जैसे जैसे बढ़ रहा है या बदल रहा है, वैसे वैसे तय की गई दूरी भी अलग अलग बदल रही है। तो इसमें क्या करेंगे, कुल दूरी मतलब 2 धन 4 धन 6 धन 4 धन 6 सबको जोड़ करके और समयांतराल का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये औसत स्पीड निकल जाएगा। ये हो गया औसत स्पीड, कुल समयांतराल बटे कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। फिर इसके बाद देखते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल किसी क्षण विशेष पर, इतना कम समय क्षण विशेष पर, मतलब हमने देखा स्पीड उसकी हमने कैच कर ली, ठीक है, एकदम क्षण विशेष पर, मतलब एकदम पलक झपकने वाली जगह पर। तो तात्क्षणिक चाल के लिख सकते हैं क्या, तात्क्षणिक चाल बराबर, है ना, मतलब तात्क्षणिक चाल कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स तात्क्षणिक चाल बराबर कुल कितना हो जाएगा। अब एकदम कम समय होगा, एकदम कम समय को हम क्या कहते हैं, डेल टी, बहुत कम समय के लिए। अब जब समय बहुत कम है तो विस्थापन भी बहुत कम होगा, है ना। तो मान लेते हैं विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल एस। तो बहुत कम समय पर बहुत कम विस्थापन, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल टी, है ना। समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन, अल्प समय है तो विस्थापन में परिवर्तन भी अल्प होगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल टी डैश टू 0, क्योंकि डेल टी का मान बहुत कम है, बहुत कम मतलब 0 नहीं हो सकता, लगभग 0 है, ठीक है, लगभग 0 है। तो जब लिमिट डेल टी डैश टू 0
इसको बदलेंगे तो ये आ जाता है डेल डी एस बाई डी टी, है ना, डी एस बाई डी टी। तो ये हो गया तात्क्षणिक चाल, ठीक है, डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं इसको, तात्क्षणिक चाल को। ठीक, अब बात करते हैं औसत वेग पर। औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो औसत वेग वही है जब वस्तु असमान गति करेगी, है ना, या परिवर्ती गति करेगी, तो औसत वेग निकालेंगे हम, असमान गति जब करेगी। तो औसत वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे समयांतराल, है ना, दूरी बराबर क्या होता है वह, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब औसत निकाल रहे हैं तो टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट में से टोटल टाइम का भाग करा देंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, कुल समयांतराल, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। और तात्क्षणिक वेग के लिए फिर वही है, किसी क्षण विशेष पर हम वेग देखेंगे, है ना, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण विशेष पर वेग, मतलब फिर वही हो जाएगा लिमिट डेल टी डैश टू जीरो डेल एस बाई डेल टी, है ना, मतलब एक बहुत सूक्ष्म समयांतराल में विस्थापन सूक्ष्म होगा, मतलब डेल टी का मान लगभग जीरो होगा, एक्यूरेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेट जीरो होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए डेल टी का मान लगभग शून्य होगा, लगभग शून्य होने पर इसका मान हो जाएगा डी एस बाई डी टी, मतलब समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन। डी एस बाई डी टी को लिख सकते हैं समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, समय बदल रहा है, विस्थापन भी चेंज होगा, ठीक, यदि वस्तु मोशन में है तो ये हो गया औसत वेग, है ना। तो आज हम बात करेंगे औसत वेग और औसत चाल के ऊपर, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से हम बात निकालेंगे। तो बात करते हैं अब, क्या औसत वेग, क्या औसत चाल औसत वेग के बराबर हो सकता है? तो जैसे हमने चाल पढ़ा, दूरी, है ना, चाल वेग पढ़ा हमने, दूरी विस्थापन पढ़ा, उसी तरह औसत वेग औसत चाल है। तो क्या औसत चाल औसत वेग के बराबर होगा? क्या लिख सकते हैं, औसत वेग क्या होगा, इधर लिख दें हम औसत चाल और इधर लिख दें औसत वेग, है ना। तो क्या हो सकता है, औसत चाल जो है, औसत चाल औसत वेग का मान क्या कभी सेम होगा? तो औसत चाल औसत वेग का मान या तो एक जैसा हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है ना। यदि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यदि एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर कोई वस्तु गति कर रही है, तो जितना यहां पर औसत चाल होगा उतनी ही औसत वेग होगी, है ना। लेकिन यदि रास्ते बदल रहे हैं या फिर ऐसा है तो क्या होगा, औसत चाल और औसत चाल हमेशा क्या हो जाएगी, औसत चाल इज ग्रेटर देन औसत वेग, ठीक है। तो मतलब औसत चाल और औसत वेग को इक्वल होने के लिए क्या हमें चाहिए, एक सरल रेखा चाहिए, वस्तु एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन करे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि औसत चाल औसत वेग के बराबर है, मतलब औसत चाल इक्वल हो सकता है औसत वेग के। लेकिन औसत चाल बाकी कंडीशनों में यदि बराबर नहीं है तो ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। यदि बराबर नहीं है तो बड़ा ही मान निकलेगा उसका। हम जैसे देख सकते हैं पथ की आकृति बदल जाएगी, तो औसत वेग का मान, औसत चाल का मान अधिक हो जाएगा औसत वेग के मान से। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस औसत वेग को इधर ले आओ, तो इसको लिख सकते हैं औसत चाल डिवाइड औसत वेग, औसत वेग इज ग्रेटर देन इक्वल 1, है ना। मतलब औसत चाल में से औसत वेग का भाग लगाएं तो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, एक से बड़ी या बराबर मिल सकती है, तो एक मिलेगी या तो एक से बड़ी मिलेगी। लेकिन जब हम औसत वेग में से औसत चाल का भाग लगाएं तो अब औसत चाल को इधर ले आओ, तो औसत वेग बटे औसत चाल कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, या एक के बराबर या तो एक से कम, है ना। ठीक है, यहां पर मान क्या निकल रहा है, एक के बराबर या एक से अधिक। लेकिन जब औसत चाल को इधर ले आए तो मान या तो एक के बराबर या एक से कम, ठीक है। हाँ, अब चलिए इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हल करें हम, ठीक, औसत वेग और औसत चाल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल।
बात समझ आई अभी तक, है ना। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा एक समान गति। ठीक, एक समान गति क्या है, जब कोई वस्तु क्या करे, सदैव एक ही दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, तो उसकी इस गति को हम एक समान गति कहते हैं। एक समान गति में चाल को एक समान चाल और वेग को एक समान वेग कहते हैं। और चाल और वेग किस पर डिपेंडेंट है, चाल और वेग पथ पर, है ना। यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो चाहे हम चाल भी कह सकते हैं, वेग भी कह सकते हैं। लेकिन यदि पथ का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कैसा, मतलब स्ट्रेट लाइन ना होकर के कुछ भी है, एक सरल रेखा ना होकर के कुछ भी है, तो हम औसत चाल निकालते हैं, सॉरी एक समान चाल बोलेंगे। ठीक है, एक समान चाल एक समान वेग। फिर हमने देखा असमान वेग, असमान गति या परिवर्ती गति। तो असमान गति में जब वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, इसमें हमने देखा औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। आज हम बात करेंगे औसत चाल और औसत वेग पर, है ना। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल हल कर लें। मान लेते हैं कि अब न्यूमेरिकल हल हम करेंगे, एक मोटर गाड़ी है ना, या एक वस्तु x से y तक u वेग से चलती है, u चाल से चलती है। ठीक है, कोई वस्तु है वह x से y जाती है, मतलब एक डायरेक्शन बताया गया है, x से y, एक स्ट्रेट लाइन x से y जा रही है u चाल से, तथा y से x v चाल से वापस आती है। ठीक है, वापस आती है। कोई वस्तु है x से y चल रही है u चाल से, और पुनः y से x आ रही है, मतलब वापस आ रही है, बैक हो रहा है वस्तु v चाल से। तो हमें निकालना है पहला नंबर औसत चाल, हमें ज्ञात करनी है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। और दूसरा है कि आप औसत वेग ज्ञात कीजिए, है ना, औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं सवाल, है ना। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है वह x से y तक u चाल से चलती है। मान लेते हैं कोई x पॉइंट है और ये पॉइंट है y, है ना। तो यह वस्तु x से y तक चलती है, किस चाल से, u चाल से, मतलब ये u चाल से इस दिशा में जा रही है, x से y की ओर। ठीक, अब y से x v चाल से आ रही है, y से x, अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, y से x हो गया, कि उसकी चाल कितनी हो गई, v हो गई, वेलोसिटी उसकी v हो गई। तो हमें ज्ञात करना है औसत वेग और औसत चाल, है ना। तो देखो, जब वस्तु x से y तक दूरी तय कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा इसका, है ना। तो मान लेते हैं x से y की जो दूरी है वह है x, वह कितनी है, x से y की दूरी x है। तो x दूरी जा भी रही है x से y तक, और फिर वापस भी आ रही है x दूरी y से x तक, है ना। मतलब x दूरी जा भी रही है, x दूरी आ भी रही है। तो हम निकाल देंगे औसत चाल, है ना। तो औसत चाल लिखें, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समयांतराल, है ना, कुल दूरी बटे कुल समयांतराल या कुल समय, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी है कुल, x जा भी रही है x से y तक, और x आ भी रही है y से x तक, तो x प्लस x हो जाएगी कुल दूरी, है ना। अब समय कहाँ है, x से y तक जा रही है, तो इसके समय को हम t1 ले सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है x, किस चाल से जा रही है, u चाल से, तो x अपान u। यहाँ पे मान निकाल सकते हैं समय t2 का, है ना। दूरी कितनी है, x, किस चाल से, v चाल से, तो समय कितना लगा, t1 प्लस t2। तो मान रख दो x प्लस x मतलब 2x, t1 की वैल्यू x बाई यू, t2 की वैल्यू x बाई v, है ना। इसको हल करते चलो, तो ये कितना आ गया, x प्लस x 2x डिवाइड बाई x बाई यू प्लस x बाई v। x हमें दोनों में दिख रहा है ना, x दोनों अंश में दिख रहा है, तो x हम इससे कॉमन कर लेंगे। तो अंदर क्या बचा, ऊपर 1 बचा 1 बाई यू, नीचे क्या बचा 1 बाई v, है ना। अभी x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 डिवाइड बाई 1 बाई यू प्लस 1 बाई v। अब क्या करेंगे, यहाँ पर uv का एलसीएम लेंगे, uv का एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v, यहाँ पे आ जाएगा u। अब ये ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, बटा है, मेन अनुपात ये है ना, मेन डिवाइड करने वाली जगह ये है। तो इसको पलटा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा 2 इंटू यू वी, और नीचे कितना बच जाएगा v प्लस यू। बात समझ आई, u v ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2uv डिवाइड बाई u प्लस v। ये किसकी वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी,
एवरेज स्पीड है ना, औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक। तो एवरेज स्पीड जितनी निकली, जब कोई वस्तु x से y तक u चाल से, y से x तक v चाल से वापस आती है, तो उसका औसत वेग कितना होगा, 2uv डिवाइड बाई u प्लस v। और औसत वेग निकालें तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग। औसत वेग क्या, कुल विस्थापन बटे समयांतराल। कुल विस्थापन कितना है, x है ना, कुल विस्थापन क्या है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो पहले जा रही है x दूरी, फिर x दूरी आ रही है, मतलब अंतिम स्थिति भी वही है और प्रारंभिक स्थिति भी वही है। तो विस्थापन कितना होगा, 0। जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो 0 में से जब टाइम का भाग लगाएंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, है ना। तो औसत वेग कितना हो जाएगा इसमें, 0। बात समझ आई, ठीक। अब इसी से रिलेटेड चलो हम एक सवाल इसमें चेंजिंग कर दें थोड़ा सा, ये बात समझ आया, ठीक है। अब दूसरे सवाल पर इससे रिलेटेड एक सवाल देते हैं जो कि परीक्षा में आता भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। तो सेकंड हम देखते हैं कि मान लेते हैं कोई एक वस्तु x से y तक u चाल से नहीं, है ना, कितना लिख लेते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, चलती है, तथा y से x तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। तो हमें औसत वेग और औसत चाल इसमें बतानी है ना। तो चलो फिर से शुरू करो, फिर से हल करें इसको। x से y तक, x से y तक कोई वस्तु है जो x से y तक गति करती है ना। तो x से y तक जाती है तो किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से x से y की ओर, y से x की ओर 60 किलोमीटर पर आवर से जाती है। तो हमें औसत चाल, औसत वेग निकालना है। तो चलो हम मान लेते हैं इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, x से y तक x। तो x दूरी जाती है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो भी x दूरी तय कर रही है, और जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ रही है तो भी दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो भी दूरी तय कर रही है। हाँ, तो औसत चाल कितना हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी बटे समयांतराल। कुल दूरी कितनी है, x जा भी रही है और x आ भी रही है, तो कुल दूरी x बाई x बटे समयांतराल, यहाँ से समय निकाल लो t1, है ना। t1 इक्वल कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, सॉरी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, x डिवाइड बाई चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चाल दिया है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और t2 समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय 60, मान रख दो यहाँ पे, t1 प्लस t2 दूरी बटे समय, समय कितना t1 प्लस t2, तो x बाई x प्लस x 2x, t1 की वैल्यू x बाई 40 प्लस t2 की वैल्यू x बाई 60, दोनों इसको ऐड करो, है ना। यहाँ से क्या x कॉमन कर सकते हैं, x बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा यहाँ से 1 बाई 40, यहाँ से 1 बाई 60, चूंकि x दोनों से बाहर है ना। कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हुआ, बचा ऊपर 2 डिवाइड बाई 40 एंड 60 का एलसीएम 120, 120 है ना। 120 में 40 का भाग गया तो कितना आया, 3 ऊपर आ जाएगा। 120 में 60 का भाग गया कितना आया, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, मेन बटा मतलब इसको पलटा देंगे, 120 बटे 3 धन 2, बात समझ आ रही है। 2 गुणे 120 बटे 3 2 5 से कट भी जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 5 चौकी 20, 24 गुणा 2 गुणा 24 मीन्स 24 दूना 48। तो स्पीड कितना निकला, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, तो कोई वस्तु x से y तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल जा रही है और वापस आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ सकता है, तो ऐसे सवाल आप लगाएं, ठीक। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, इसके बाद फिर ये सेशन कंप्लीट होगा। लिखते हैं v1 वेग से एक कण, है ना, कोई कण v1 वेग से अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करता है, ठीक है। यात्रा की आधी दूरी तय करता है। कोई वस्तु है, कोई कण है,
वह v1 वेग से अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करता है तथा शेष आधी दूरी को v2 वेग से तय करता है। तथा अब आधी दूरी तय कर ली तो बची कितनी, आधी दूरी ही, तथा शेष आधी दूरी को v2 वेग से तय करता है या करती है। ठीक है, तय करती है, यहां भी करती है लिख दो। ठीक, आधी दूरी को v2 वेग से तय करती है। तो फिर वही ज्ञात करना है, औसत स्पीड ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बताइए या ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलो हल करते हैं इसको। कोई कण है, ठीक, वह कण क्या है, v1 वेग से अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करती है तथा शेष आधी दूरी को v2 वेग से तय करती है ना। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी उसकी कितनी है, मान लेते हैं टोटल दूरी है उसकी x। टोटल दूरी कितनी है, x। ठीक, अब यहाँ पर बीच में कहीं इसका डिवीजन बना देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये उसकी आधी दूरी हो जाएगी, ये उसकी इक्वल आधी दूरी हो जाएगी, है ना। तो ये x मान लेते हैं, y या a भी कुछ भी मान सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना है, x से y के बीच का x। तो आधी दूरी तय कर रहा है, मतलब x/2। पहली आधी दूरी तय कर रहा है x/2। किस वेग से, v1 वेग से, है ना, v1 वेग से। शेष आधी दूरी, मतलब शेष आधी दूरी फिर से x/2, कितने वेग से, v2 वेग से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल बताइए। औसत चाल वही क्या, कुल दूरी बटे समयांतराल। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 प्लस x/2, है ना। कुल दूरी कितनी, x/2 प्लस x/2 कुल दूरी हो गई, बटे समयांतराल। तो समयांतराल पहले इसका मान निकालो t1 का। तो t1 कितना हो जाएगा, t1 कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना है, x/2 दूरी बटे चाल, है ना। समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। फिर ऐसे यहाँ से t2 का मान निकालो। तो t2 का मान कितना हो जाएगा, दूरी x/2 बटे चाल बटे v2। तो डिवाइड बाई t1 प्लस t2, है ना। तो t1 प्लस t2 ना लिख के t1 की वैल्यू लिख देते हैं, x/2 बाई v1 प्लस t2 की वैल्यू x/2 बाई v2, है ना। हाँ, तो यहाँ से x/2 दोनों से बाहर निकाल सकते हैं, दोनों पदों में है। तो x/2 हमने दोनों से बाहर निकाला। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा अंदर 1। x/2 इन दोनों में है, जहाँ से x/2 हमने बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, x/2 की जगह पे 1, नीचे क्या बचा, डिवाइड बाई v1 प्लस x/2 की जगह पे 1 डिवाइड बाई नीचे तो v2 बचा ही है ना। हाँ, अब आओ आगे। x/2 से x/2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो 2 बाई, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 v2, है ना। इधर आ जाएगा v2, इधर आ जाएगा v1, या v1 प्लस v2 भी लिख सकते हो, है ना। ये मेन डिवाइड है तो इसको पलटा देंगे, ये ऊपर आ जाएगा v1 बाई v2, नीचे लिख सकते हैं v1 प्लस v2। आ जाएगा कितना, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये क्या आ गया, औसत चाल, है ना। एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक, तो ऐसे ही आप और न्यूमेरिकल हल करें। तो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। आज हमने सीखा एक समान गति, असमान गति में औसत चाल और औसत वेग को हमने अच्छे से जाना। इससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। अब हम कल देखेंगे तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग को। ठीक, धन्यवाद।